नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के लिए जाना पहचाना नाम ही नहीं, चेहरा भी है। राज्य भर के कार्यकर्ताओं तक न की पहुंच है। राज्य के प्रभारी के रूप में उन्हें लगातार 3 चुनावों में जीत का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बड़ा दायित्व मिलने से भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन के इस पद तक पहुंचने के पीछे उनका संगठन में बहाए पसीने को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है। नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई थी। बाद में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। उन्होंने संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन किया। 2019 में उन्हें सिक्किम का प्रभारी बनाया गया। तब पहली बार सिक्किम में भाजपा के 2 विधायक चुनकर आए। इसके बाद भाजपा ने नितिन नवीन को बड़ी चुनौती दी और 2021 में उन्हें छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाकर भेजा। नितिन नवीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने प्लान बनाया और एक विधानसभा का दौरा करने खुद निकल पड़े। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया और जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई। उनके ग्राउंड कनेक्ट और माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की। उनकी मेहनत के कायल यहाँ के नेता मंत्री। 5वीं बार विधायक है वो 5वीं बार विधायक। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता। दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। ऐसे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा समूचा संगठन सारे ही देश में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। नितिन नवीन लोकसभा चुनाव में भी खरे उतरे और उन्होंने 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद नितिन नवीन के ऊपर लोकल चुनाव में कमल खिलाने की बारी थी। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए। इसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया और नितिन नवीन ने साबित कर दिया कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी हैं। भाजपा के खेमे में उनको बड़ा दायित्व दिए जाने से खुशी का माहौल है। बिहार सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करने वाले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। पूरा देश या हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष आज जो बनाया गया है, इससे निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी को एक अपार हर्ष और खुशी है। ऐसा समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नितिन नवीन जी एक डायनेमिक, एक यंग लीडर साबित होंगे। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। उनके नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी और युवा उत्साहित है। युवा जिधर जाता है उधर पूरा देश मुड़ जाता है। अब आने वाले चुनावों में भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी पता करेगी। नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने 2006 में उनकी सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से आज तक वे लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। वे बिहार में मंत्री भी हैं। महज 45 साल की उम्र में भाजपा में यह बड़ा दायित्व कई बातों की ओर इशारा करता है, लेकिन उनके सामने बंगाल और यूपी में आने वाले सालों में होने वाले चुनाव बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। नितिन नवीन के नाम की घोषणा के साथ ही उनके मध्य प्रदेश कनेक्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने एक बार फिर नितिन नवीन जैसे नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है, लेकिन नितिन नवीन को जानने वाले मानते हैं कि उनके संगठन क्षमता उनको इस पद का हकदार बनाती है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष का मध्य प्रदेश से एक लंबा नाता रहा है और मध्य प्रदेश के नेताओं के उनके साथ कई संस्मरण भी। नितिन नवीन जी का जो कार्यकाल पुराने दिनों में रहा है, वो एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। वो बहुत ही सफल जनप्रतिनिधि हैं। संगठन के विस्तार और संगठन के उन्नयन के लिए उन्होंने युवा मोर्चे से लेकर और अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है। वो एक बहुत ही सफल मंत्री हैं। निश्चित रूप से उनका अनुभव पार्टी को और मजबूत करेगा। नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कई युवा नेता उत्साहित हैं। वजह है कि नितिन नवीन 3 साल तक बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। इस वजह से कई नेता उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन 2010 में एमपी बीजेपी चुनाव मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उस दौरान जीतू जिराती प्रदेश अध्यक्ष थे। रजनीश अग्रवाल टीम में प्रदेश महामंत्री थे। नितिन नवीन ने बतौर युवा मोर्चा प्रभारी मध्य प्रदेश के आदिवासी सीटों पर बहुत मेहनत की। जीतू जिराती झाबुआ में भाजपा की जीत का श्रेय भी उनको देते नजर आए। भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में नवीन के साथ रहे हैं। प्रभात जी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी का विस्तार कर रहे थे और उसी दौरान इनका प्रभारी होने के नाते प्रवास होना, उन जगहों पर जाना, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना, अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के साथ में सबको आकर्षित करते हुए और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम लगातार उन्होंने किया है। 2010 से 2013 तक नितिन नवीन मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी थे। 3 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश में खूब प्रवास किए। ज्यादातर वे आदिवासी क्षेत्रों में दौरों पर जाते थे। यही कारण है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश की युवा बीजेपी नेताओं में भी खूब उत्साह नजर आ रहा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरश्रम महाराज, पूर्व न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकारिता, संस्कृति, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। हरिभूमि ग्रुप और INH न्यूज की न्यूज एडिटर सोनल भारद्वाज को मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण से नवाजा गया। राजनीतिक, रिपोर्टिंग, एंकरिंग और सामाजिक मुद्दों पर निष्पक्षता के लिए सम्मानित किया गया। साथ साथ आपका रचनात्मकता का पक्ष भी मजबूत है। संगीत, नृत्य, योग और उनकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण है। वर्तमान में हरिभूमि समूह के इन न्यूज पर शीर्ष पद पर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हें मध्य प्रदेश की भूमि पर सम्मानित कर प्रेस क्लब गौरवान्वित है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इससे पहले कई सम्मान मिले हैं मुझे, लेकिन हमेशा मन में रह जाता था कि मेरे प्रदेश में मुझे कब मिलेगा, क्योंकि जब आप कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं ना, तो हमेशा आप दूसरे राज्य के कहलाते हैं, भले भारत के हों, लेकिन और वहां उन राज्यों में अस्मिता की बात आती है कि हमारे राज्य में सम्मान हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पर आज 25 सालों के इस सफर के बाद मुझे मेरे राज्य में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब
के द्वारा ये सम्मान मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आप सभी का आभार है। और मेरे से पहले जैसे दिनेश गौतम जी आए थे, उन्होंने बताया, दिल्ली में मैं भी रही, हैदराबाद में मैं भी रही, कई स्टेट्स के लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को खास तौर पे जाना जाता है उनकी भाषा के लिए, जैसे दिनेश जी ने कहा, और दूसरा उनकी सरलता और सहजता के लिए। ये मैंने महसूस किया कि मध्य प्रदेश के लोग सीधे होते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे राज्य को इस तरह से कोई पहचानता है, देखता है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ में हूँ इस समय, तो मैं छत्तीसगढ़ को प्रणाम करूँगी यहाँ से। और मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि जो आज मुझे सम्मानित कर रही है, इसके लिए आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोगों का प्यार, स्नेह मेरे साथ बना रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सदन में लंबी चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। धान खरीदी पर स्थगन आग्रह होने के बाद विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्रवाई का पूरे दिन के लिए बहिष्कार कर दिया। धान खरीदी पर क्यों गरमाया सदन? विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आई, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। धान खरीदी पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है, धान बेचने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है, सही समय पर किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सदन में लंबी चर्चा हुई। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए टोकन भी जारी कर दिया गया है। किसानों को समय पर राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 24 घंटे टोकन के लिए व्यवस्था कर दी है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने पूरे दिन कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। और किसानों को जो परेशानियां हो रही धान के बेचने में, पहुंचाने में, वहां तक टोकन से अगर शुरू करें, टोकन जितना चाहिए, जितनी जल्दी उनको धान बेचने की तैयारी है, उतनी जल्दी धान खरीदी नहीं जा रही है। उनके जो प्रस्ताव है कि हम 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदेंगे, अभी जितनी खरीद हुई है उससे नहीं लगता कि ये अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। कि मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। वो नहीं है कि एक बार आपको करना है, आप 15 दिन 20 दिन बाद भी आप बेचेंगे तो आप आज ही पंजीयन करा सकते हैं, तो लाइन सबकी बन जाएगी, अभी बन जाएगी। वो मामला भी खत्म हो गया। अभी कोई ये बताए मुझे कि इस तरह से भ्रमित करने के लिए कहना ये कहां तक उचित है। धान खरीदी को लेकर अब तक सोसाइटियों से लेकर सदन तक बवाल होता नजर आया। अब विपक्ष ने इस मामले पर सड़क पर उतरने की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा की है। विपक्ष के आंदोलन और सियासी बवाल से किसानों को कितनी राहत मिलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा गूंजा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर गरमा गई है। विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने रोजगार मेलों और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। आखिर क्यों विपक्ष ने वॉकआउट किया, क्यों बेरोजगारी भत्ते पर बवाल मचा, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदन में बेरोजगारी को लेकर सवाल लगाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पंजीकृत बेरोजगारों को लेकर सवाल उठाते हुए 1 अप्रैल 2024 तक जानकारी मांगी। जवाब में विभागीय मंत्री गुरकुशवंत साहिब ने बताया, प्रदेश में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या 11,39,656 है। इन युवाओं के लिए रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में राज्य स्तरीय रोजगार मेला भी प्रस्तावित है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। जब वो बजटेड है
जब शिक्षित बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, मंत्री जी के बजट भाषण में इस बात का उल्लेख हुआ है, तो ये होना चाहिए। और अगर अभी मंत्री जी इसको मना कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से लोगों को धोखा देने का काम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन बेरोजगारों और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा सदन में गरमाया। विभागीय मंत्री गुरकुशवंत साहेब ने सदन में जानकारी दी। 11,39,656 पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या, एससी के 1,64,220, एसटी के 3,11,177 पंजीकृत युवा, अनारक्षित युवाओं की संख्या 4,76,455, महिला बेरोजगारों की संख्या 5,29,551, अन्य पिछड़ा वर्ग युवाओं की संख्या 1,87,804। सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को यह याद दिलाया, बेरोजगार युवा अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। इसमें भी श्रेय की राजनीति तेज हो गई। हमारी सरकार आते ही हमने ई रोजगार पोर्टल तैयार किया और जो युवा साथी रोजगार के लिए अपना जो आवेदन भरते थे रोजगार इच्छुक के लिए, हमने उसको ऑनलाइन किया ताकि ऑनलाइन वो भर सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता और वादों की राजनीति का मुद्दा बन गया। सरकार ने रोजगार मेलों, प्लेसमेंट कैंप और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताया। यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा की सरकार रोजगार देने वाली सरकार है। बेरोजगारी भत्ते पर सीधा और स्पष्ट जवाब न देकर उसने विपक्ष को हमला करने का अवसर दे दिया। गौरव शर्मा, रायपुर। रायगढ़ जिले के तमनार में जेपीएल को आवंटित कोल ब्लॉक के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहा है। जन सुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण तमनार के सीएचपी चौक में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। पहले दिन ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी कर विरोध का ऐलान किया था और कोल माइंस जाने वाली गाड़ियों को भी रोका था। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जेपीएल की जन सुनवाई निरस्त नहीं होती तब तक उनका शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक जेपीएल को आवंटित हुआ है, जिसके लिए सप्ताह भर पहले जन सुनवाई आयोजित की गई थी। हालांकि ग्रामीणों ने जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने दूसरी जगह जन सुनवाई कर दी। ग्वालियर के बेलदारपुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बारात को बिना दुल्हन लिए खाली हाथ लौटना पड़ा। दुल्हन के पिता ने दूल्हे को पैरों से दिव्यांग बताकर बारात को लौटा दिया। जहां प्रशांत कुशवाहा की शादी धर्मजीत कोठारी कुशवाहा की बेटी रीतू से 11 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन वरमाला के बाद दुल्हन ने दूल्हे को विकलांग बता मंडप में आने से इनकार कर दिया। दूल्हे के पिता ने बताया कि दुल्हन के पिता ने 10 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी में गए फोटोग्राफर को बंधक बना लिया और फोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया। दूल्हा पक्ष ने 9 लाख रुपए एकत्र करके दिए, लेकिन इसके बाद भी वो शादी से मुकर गए और बारात को खाली हाथ दूल्हे के साथ वापस घर लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिव्यांग बता दिया मुझे, पेट नहीं पाता लड़का, दिव्यांग बताकर लौटा है शादी। कहाँ गई थी आपकी बारात? जी गिरवाई बेलदारपुरा। ऋतु कुशवाहा। ऋतु कुशवाहा। तो सब कुछ ठीक था, बारात पहुंच गई? हाँ बिल्कुल ठीक था, सब कुछ था, स्टेज भी हो गया था, वरमाला भी हो चुकी थी। फिर अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने बोला बैठने के, बोला मुझसे, मैंने कपड़े टाइट थे मेरे, इस कारण मना कर दिया बैठने का। उसके बाद नाटक शुरू कर दिया। लोग बोला लड़का दिव्यांग है, दिव्यांग बताकर मैं शादी से इनकार कर दिया। तो जैसे ही दूल्हा वहाँ पहुँचा, उसके बाद में कुछ कार्यक्रम हुए उनके, उसके बाद में लड़के ने कहा कि मेरे पे आलती पालती मार के नहीं तो बैठ सकता हूँ, मगर वैसे नहीं बैठ सकता, तो थोड़ी सी ऊंचाई दे दो मेरे को। तो कपड़े के वजह से थोड़े टाइट कपड़े थे, शेरवानी वगैरह पहना था, तो वो नहीं बैठ पा रहा था। उससे ऊंचाई मांगने के लिए कहा, तो वो कहने लगे कि लड़के के पैरों में डिफेक्ट है, करो लड़के से, लड़का विकलांग है। मैंने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, और आज तक के रिकॉर्ड में हमको ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया कि विकलांग है। एक आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदन में ये है कि शादी वाले दिन
किसी कारणवश बारात को वापस कर दिया, शादी नहीं हो पाई है। तो इसमें अब आगे की जांच की जाकर जो भी वैधानिक होगा वो कार्रवाई करेंगे। अब जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। मंडला के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थित ऑडिटोरियम में करियर प्रेरणा संकल्प कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने किया। इस मौके पर मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि विजय पथ केवल एक करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को अपने लक्ष्य पहचानने, आत्मविश्वास बढ़ाने और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त मंच है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को करियर के विभिन्न विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास और सकारात्मक सोच के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। जो हमारे बच्चे हैं उनके मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो वो अपने बच्चों को गाइड इस ओर करें कि आगे आप लोगों को क्या करना है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक गैप बनती थी। उसको लेकर के हमने प्रशासन से बात किए और प्रशासन ने उसको बहुत जल्दी ही फॉलो किया और आज आप देख पा रहे होंगे कि 214 विद्यालय के बच्चे जुड़ करके ऑनलाइन जुड़े और यहाँ पे बैठे 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।